नमस्कार प्यारे बच्चों, सभी को राम राम। जय सरस्वती माँ की। फिर से आपका स्वागत है प्यारे बच्चों आपके ऑनलाइन इस मंच पर। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट एपिसोड रोड सेफ्टी का। तो रोड सेफ्टी के बारे में हमने जो अब तक बातें की है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था जो हमने लिखे हैं, और उस क्राइटेरिया में से मैक्सिमम चीजें ही आपसे पूछी जाएगी, और उनके अलावा एक या दो चीजें और बची है वो हम थ्योरी के बेस कवर करेंगे। बाकी हमारे पास एमसीक्यू क्लासेज आने वाली है, और आज की जो क्लास रहेगी एमसीक्यू की क्लास है। इस एमसीक्यू क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द रोड सेफ्टी आपके लिए लेकर आए हैं। इस सेशन में हमने जो क्वेश्चन आपको करवाने हैं वो एक तरह से रैंडम पीस ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहे जा सकते हैं। जैसे आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है कि अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो जाता है तो डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया का अंग है। यानी आपको डुप्लीकेट लाइसेंस प्राप्त करना है तो आप एप्लीकेशन कहां देंगे? तो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात पहले ये बताऊं, ठीक है, कि आप एफआईआर भी कटवाएंगे, और आप जब कभी भी अपने लिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस को डुप्लीकेट की फॉर्मेशन में प्राप्त करना चाहते हो तो डुप्लीकेट जो लाइसेंस आपको मिलने वाला है उसके लिए एक इंटीमेशन होती है। इंटीमेशन का मतलब एक शुरुआत होती है, आरंभिक प्रक्रिया होती है, और जो वो किसके अधीन करवाई जाती है? एफआरआई के साथ है, आरटीओ के द्वारा। आरटीओ का मतलब है रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस, यानी रीजनल जो ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होता है उसके द्वारा आपके पास जो इंटीमेशन होती है किसके लिए? लॉस्ट और डिस्ट्रक्शन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यानी एलएलडी का मतलब क्या होता है? एलएलडी एक इंटीमेशन है। एलएलडी एक आपके पास है इंटीमेशन। इंटीमेशन किसके लिए है? फॉर लॉस और डिस्ट्रक्शन। लॉस हो जाए या आपके पास डिस्ट्रक्शन हो, किसका? ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। यानी जो लॉस और आपका डिस्ट्रक्शन हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस का, उसके लिए आपके पास क्या है? एक तरह से इंटीमेशन है, एक तरह से शुरुआत है, प्रक्रिया है, जो एलएलडी के नाम से जानी जाती है। तो ये एलएलडी किसके अधीन है? हमारी आरटीओ, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के अधीन है। उसके बाद नंबर 2, शुल्क देना होगा, यस देना होगा, फीस कटवानी होगी, एक फॉर्म साइन होता है। ये जो एलएलडी है ये एक पत्र है। और दूसरा आपके पास खोए गए लाइसेंस की एफआईआर, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी आपको जारी करनी होगी, किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। तो आपके पास ऑप्शन क्या बनता है? उपर्युक्त सभी। तो हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस की जो एज है वो आपकी एज क्या रहती है परफेक्शन के लिए? मुख्य तौर पर 18 वर्ष। कितनी होती है? 18 वर्ष। आजकल क्या है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चले हैं इनके चलते क्या है कि जो बिना गियर वाली है, एक गियर वाला कोई भी व्हीकल है और विदाउट गियर वाला जो टू व्हीलर है उसमें भी क्या है चेंजिंग आई है, जो 16 ईयर की प्रॉपर्टी को यूज करता है, वो भी बताएंगे आपको। यही टॉपिक बचा है हमारा ड्राइविंग लाइसेंस का। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे बच्चों कि हमारे पास यदि आप बस में सफर कर रहे हैं, मान लो आप किसी बस में सफर कर रहे हो जी, मान लेते हैं बस में आग लग जाए, यानी फायर हैव टू बी गोइंग इनिशिएट इन द बस। आप अपने बस चालक को अब क्या कहेंगे कि आग लग चुकी है बस में? तो आप अपने उस चालक से, उस ड्राइवर से क्या कहेंगे जो बस को दौड़ा रहा है? उससे ये कहेंगे कि इन आग की लपटों को बुझाने के लिए वाहन की गति को बढ़ा दो, यानी इंक्रीज इन द स्पीड टू रिमूव द फ्लेयर्स ऑफ फायर। यानी जो लपटें उठी हुई है उनको क्या करना है? एक्सटिंग्विश करना है। क्या उसके लिए स्पीड को स्लो कर ले, या अन्य चालकों को सचेत करने के लिए दबा दबा के हॉर्न बजाएं? ऐसा नहीं है। या ऐसा हो रुके के लिए और इंजन बंद करने के लिए, यानी आप कहोगे ये रुकने के लिए कहोगे और इंजन बंद करने के लिए कहोगे, या उपरोक्त सभी। तो आपका सही से जो जवाब होगा, देखो वाहन की गति आप जितनी बढ़ाओगे आग की लपटें उतनी ज्यादा उठेगी, जिसका मतलब पहला गया। दूसरों को सचेत करने की जरूरत नहीं है, सचेत हमें खुद होना है, क्योंकि इस बस में हम सवार है, उस बस में वो ड्राइवर है, कंडक्टर है। तो इसलिए सबसे जरूरी है कि उसको आप रुकने के लिए कहें और इंजन को क्या कर दें? बंद कर दें। इसीलिए आपने देखा होगा कि ड्राइवर की जो पीछे वाली सीट होती है, आगे के साइड छोटे छोटे लाल रंग के क्या लगे होते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं। आगे क्या लगे होते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं, यानी अग्निशामक के डब्बे लगे होते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं
यानी उन्हें हम क्या कहते हैं, अग्निशामक। अब जो गाड़ी में आग लगेगी तो जी कौन सी लगेगी, बात तो ये भी ठीक है। अब जो गाड़ी में आग लगेगी तो अब इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, हो सकता है स्पार्क की वजह से आग लग जाए, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फायर नहीं की जा सकती क्योंकि मटेरियल जलेगा। यानी इनिशिएट होने में इलेक्ट्रिक स्पार्क की आवश्यकता हो चुकी है, वो तो उसका फायर पॉइंट है जहां पे वो जलेगी, ज्वलनांक बिंदु है। लेकिन बात करता है कि कोई मटेरियल जलता है या तेल की आग होगी, यानी दो आग है, या तो आपके पास क्या है, तेल की आग है, और या आपके पास क्या है, पदार्थ जलने की, क्योंकि मटेरियल है, पदार्थ की आग है। तो ये दो टाइप की आग है, ए और बी, यानी मुख्य तौर पर दो आग है, जैसे एक ए और एक बी। या क्या है कि उस गैस में कोई सिलेंडर लेके जा रहा है गैस वाला, तभी क्या है, प्रोहिबिशन है उसकी, तो उसकी भी आग लग जाए तो हम एक सी और ऐड कर देंगे। ठीक है, डी आ जाएगा तो कोई मेटल लेके जा रहा है, जैसे सोडियम है, पोटासियम, उनकी आग आ जाएगी तो डी हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक फायर तो होगी, तो क्या है आपके पास उस इलेक्ट्रिक जोन में, या कहीं इलेक्ट्रिक टकराव से, या कहीं पोल से टकराता है जहां बिजली जा रही है, ऐसी जगहों पर जाता है तो लॉस बहुत बड़ा होता है, आग तो छोड़िए आग बुझाने का वक्त भी नहीं मिलता। तो इसलिए क्या है, तेल की आग और पदार्थ की आग क्या सबसे ज्यादा है, यानी ए क्लास और बी क्लास, यानी उल्टा हो गया यहां। इसको आप जैसे लिखोगे तो आपके पास यूं लिखोगे, ए क्लास और बी क्लास जो फायर है, ए क्लास की जो फायर है ये पदार्थ के लिए होती है, और इसे बुझाने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, पानी का। ठीक है, यानी इसे कूलेंट मेथड बोलते हैं। और दूसरा, आप आग बुझाना चाहते हो कौन सी, तेल वाली, तो तेल से आग लग जाए तो आपको बुझाने के लिए फोम का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, या आप उस जगह क्या है, खुले में तो पानी इस्तेमाल कर सकते हो, ज्यादा नहीं है क्योंकि। और दूसरा क्या है, आपके पास ड्राई पाउडर या क्या है आपके पास हेलोन्स की क्वांटिटी भी क्या है यूज की जा सकती है, लेकिन ड्राई पाउडर जो है वो मुख्य तौर पे क्या है, खास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। या आप CO2, या आप किसका इस्तेमाल करेंगे, CO2 का। ठीक है, तो ये तेल की फायर को क्या कर सकते हैं, एक्सटिंग्विश। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे पास जब वाहन दो तरफा सुरंग को पार कर रहा है तो वह ड्राइवर को कौन सी बत्ती जला देनी चाहिए। तो यानी ड्राइवर को कौन सी बत्ती जलानी चाहिए जब वो दो तरफ सुरंगा को पार करता है, यानी आने और जाने की दो तरफा सुरंग है, उसको पार करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए बत्ती के लिए, कि वो आपकी खतरे की बत्तियां यूज करे, तो नेवर, यानी वो खतरे की बत्तियां थोड़ी यूज करेगा, खतरे की बत्तियों की कोई आवश्यकता नहीं है। हाई बीम बत्तियां, हाई बीम का मतलब होता है हाई इंटेंसिटी लाइट, यानी फोकस एकदम से तीव्र हो, जो सामने वाले को चकाचौंध करता है, वो हाई बीम बत्तियां होती है। धुंध की बत्तियां, भाई उसमें धुंध थोड़ी है, फॉगिंग लाइट्स नॉट टू बी यूज, ये तीनों नहीं होती। यानी आप किसका यूज करेंगे, जैसे आप कहते हो ना लो डिपर, लो डिपर होता है तो लो बीम बत्तियां होती है, आपने देखा होगा उनकी चौड़ाई क्या होती है, ज्यादा, तो यानी चौड़ाई वाली और अथवा क्या है लॉन्ग बीम बत्तियों का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आगे बात आती है यातायात संकेतों में पीली बत्ती कहां होती है। यह हमने बताया भी था, पढ़ा भी था बहुत अच्छे तरीके से, पीछे के सेक्शनों में हमने यही पढ़ा है कि जो हमारे पास यातायात के संकेतों का हमारे लिए उद्देश्य क्या है, उसमें हमने यही पढ़ा था कि लाल रंग की बत्ती, हरी रंग की बत्ती और ऑरेंज यानी नारंगी रंग यानी पीली बत्ती जिसे कहते हैं, इनका क्या रोल होता है और ये कहाँ यूज होती है और होती कहाँ है। तो आपके पास सबसे ऊपर होती है वो रेड होती है, सबसे ऊपर वाली कौन सी होती है, रेड। सबसे नीचे वाली कौन सी होती है, ग्रीन यानी हरी बत्ती। बची कौन सी, पीली, पीली कहाँ होती है आपकी, मध्य में। तो यानी पीली बत्ती है, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, मध्य की स्थिति में होता है, कहाँ, जो आपके यातायात के संकेत हैं। तो बिना बीमा के गाड़ी चलाना किस एक्ट के अंतर्गत अपराध माना जाता है, यानी बिना बीमा की गाड़ी आप चला रहे हो तो ये भी एक अपराध है। क्यों, क्योंकि अगर आपको कोई हजार्ड होगी तो वो आपके पास कभी भरपाई नहीं कर सकता। अगर आप इंश्योर्ड हो तो सामने वाले को और आप दोनों के लिए क्या है, सेफ्टी है। तो बिना बीमा के गाड़ी पर अगर एक्टिंग होती है तो वो एक्ट कौन सा लगता है, धारा 196, यानी धारा 196 के तहत व्यक्ति को क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है, और उसके अलावा क्या किया जा सकता है, उसे फाइन किया जा सकता है। किसके तहत, धारा 196 तहत, अगर वो एक बिना ड्राइविंग और बिना बीमा के गया गाड़ी को रन कर रहा है। ठीक है, आगे इसके बाद आती है नेक्स्ट, गाड़ी के इंजन के ढक्कन खोलने और बंद करने के लिए
निम्न में से कौन सी व्यवस्था होती है? तो आप लोगों ने कभी तेल डलवाया होगा पेट्रोल पंप पे, ठीक है, तो आप क्या करते हो, एक साइड में से क्या है पत्ती हिला देते हो और क्या है पीछे का ढक्कन खुल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या दबाते हो गाड़ी का ढक्कन खोलने के लिए? लीवर। क्या दबाते हो? लीवर। तो जब भी गाड़ी का ढक्कन खोलना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? लीवर का। हुक नहीं होता, स्प्रिंग नहीं होता, गरारी नहीं होती, ठीक है। ये तो क्या है हमारे पास, हुक का प्रयोग किसी कुंडी को लगाने का होता है। स्प्रिंग क्या है, जहां हमने कंप्रेशन और क्या फ्लेक्सिबिलिटी हो। और गरारी क्या होती है? इंजन या जहां रनिंग पार्ट्स होते हैं वहां पे क्या होती है? गरारी होती है, जैसे इंजन वगैरह है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाड़ियों में डायरेक्शन इंडिकेटर कहाँ होते हैं? तो जो डायरेक्शन इंडिकेटर होते हैं, आपने देखा होगा इंडिकेटर की बात कर रहा है, तो इंडिकेटर कहाँ होते हैं? आगे और पीछे दोनों साइड होते हैं। इसने कहा केवल आगे तो नहीं, केवल पीछे तो नहीं, केवल क्या होते हैं? आगे और पीछे को छोड़कर आगे और पीछे दोनों साइड होते हैं। आपने देखे होंगे कि आगे भी इंडिकेटर होते हैं और पीछे भी क्या है? इंडिकेशन होते हैं। चलिए, चौराहों के समीप वाहन की गति कर देनी चाहिए कि जैसे ही चौराहा आने वाला है आपको क्रॉस का साइन मिलेगा, कि जैसे ये बना हुआ है, इसमें ब्लैक रंग का, इसमें किस रंग का मिलेगा आपको? ब्लैक रंग का क्रॉस का साइन जो मिलता है, ये आपको क्या दर्शाता है कि आगे आपके पास क्या है? चौराहा है। तो आगे जब चौराहा आए तो आप गाड़ी की गति को क्या करोगे? तेज करोगे? तो बिल्कुल नहीं जी। माध्यम करोगे? बिल्कुल नहीं। शून्य करोगे? नहीं। क्या करना है आपको? धीमी गति में लेके आना है। ये आपकी सेफ ड्राइविंग है कि जब भी चौराहा आप पार करने वाले हो, चौराहे पे पहुंचने वाले हो, बत्तियों पे पहुंचने वाले हो, यातायात के संकेतों का पालन करते हुए आपको सबसे जरूरी है स्पीड, ठीक है। तो आप स्पीड को क्या करोगे? कम। आगे, यातायात संकेतों में लाल बत्ती कहां होती है? रेड लाइट इन द ट्रैफिक सिग्नल सिचुएटेड, यानी जो रेड लाइट होती है ट्रैफिक सिग्नल में वो कहां होती है? तो रेड लाइट जो होती है यातायात संकेतों में, लाल बत्ती जो होती है वो कहां होती है? सबसे ऊपर होती है। कहां होती है? सबसे ऊपर। तो रेड लाइट आपको लिखवाई थी मैंने कि जैसे क्या है हम डायग्रामेट बनाते हैं, तो डायग्रामेटिक सेक्शन में ये हमारे पास है, इसमें 1 और 2 और क्या थी? 3। तो यानी पहली कौन सी थी आपके पास? रेड। दूसरी आपके पास क्या थी? येलो, या जिसे आप क्या कह सकते हो? ऑरेंज। और तीसरी आपके पास क्या थी? ग्रीन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? लाइट सेक्शन था। सबसे नीचे कौन सी होती है? ग्रीन। और मध्य में कौन सी होती है? आपकी ऑरेंज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और रेड लाइट किस काम में आती है? आपको पता है, स्टॉप के लिए। और रेड लाइट का ही उपयोग क्यों किया जाता है, ये भी आप क्या है अच्छे से याद रखेंगे कि रेड लाइट का ही उपयोग क्यों किया जाता है। तो रेड लाइट का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि सामने को देखने पर आपके पास विजिबिलिटी अच्छी होती है। और ये आपकी विजिबिलिटी नहीं है, ये कलर की विजिबिलिटी है, क्योंकि उसकी डेविएशन कम होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है उसकी? ज्यादा। रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, डेविएशन कम होती है। इसलिए जो स्टॉपिंग सिग्नल होता है दूर से विजल करने के लिए, दूसरे विजन देने के लिए किसका उपयोग होता है? रेड लाइट सिग्नल का। तो रेड कलर यूज होता है। अब बात आती है सूर्यास्त होने के बाद बिना लाइट के वाहन चलाना किस एक्ट के अंतर्गत आता है? यानी भाई रात ढलने वाली, शाम ढलने वाली है, रात शुरू होने वाली है, आप गाड़ी चला रहे हो, बत्तियां नहीं जलाई आपने, तो हो सकता है कि आप किसी को इंजर कर जाओ, हो सकता है आप खुद एक्सीडेंट हो जाओ, तो या किसी क्या है पशु में जा मारो, या क्या किसी ऐसी जगह पे क्या है आपको ब्रेकर नजर ना आए, गाड़ी ऊपर से कूदा दो। तो इस तरीके की कई प्रकार की क्या हैजार्डेस हो सकती है। तो उनसे बचने के लिए सरकार ने आपको क्या है दंडित करने के लिए एक क्या है क्राइटेरिया बनाया, और वो क्राइटेरिया धारा का एक्ट कौन सा बनाया है? 105/77। यानी वो आपके पास अपराध किस एक्ट के अंतर्गत आता है? 105/177 एक्ट के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गाड़ी के फिल्टर गेज को कितने किलोमीटर की यात्रा पर साफ करना चाहिए? अब ये फिल्टर गेज है तो ये किसके लिए है? ब्लोइंग ऑफ द गुड एयर फॉर द फ्यूल इन द इंजन इग्निएशन। यानी जब इंजन में इग्निएशन होती है तो उस टाइम क्या है, फ्यूल को इग्निएट होने, जलने के लिए क्या चाहिए? आपके पास वायु चाहिए। और वायु जो चाहिए वो कैसी चाहिए? शुद्ध चाहिए, प्योर चाहिए, अच्छी। तो वो कौन देगा? आपके पास फिल्टर देगा। तो क्या फिल्टर जो गेज है उसको साफ करने की एक तदाइत होती है, उसको किस डिस्टेंस तक साफ कर लेना चाहिए गाड़ी के लिए? तो गाड़ी के लिए लगभग इसकी जो रेंज रखी जाती है वो 9000 किलोमीटर रखी जाती है, कि लगभग 9000 किलोमीटर तक पहुंचने पर इस गाड़ी की आपको इस फिल्टर गेज को क्या करना होगा? प्यूरिफाई करना होगा, साफ करना होगा।
और जो मोटरसाइकिल होते हैं उनके लिए जो रेंज होती है लगभग 2,500 से 3,000 के करीब होती है। जैसे आप सर्विस करवाते हो बाइक की, तो लगभग बाइक का मिस्त्री कहता है कि आप भाई साहब इसकी सर्विस 2,500 से 3,000 के बीच करवा लीजिए, और अगर आपका फिल्टर सही है तो हो सकता है थोड़ा अच्छा चल जाए। ठीक है, तो ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि इग्निशन होने के लिए प्योर एयर की बहुत जरूरत होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। वाहन में लगे डायनमो चार्ज नहीं करता है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? कि जो वाहन में लगा जो डायनमो है वो काम नहीं कर रहा। अब उसको ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए कि उस डायनमो का हम काम अच्छे से ले लें। अब बात ये पहले पता हो कि डायनमो क्या है, डायनमो किस काम में आता है, और डायनमो किस सिद्धांत पे काम करता है। तो डायनमो जो है वो आपके पास विद्युत बनाने के काम में आता है। जो आपका सॉफ्ट घूमता है गाड़ी का पहिए के साथ, जो एक्सल है, एक्सल के साथ उसकी कंटामिनेशन रखकर क्या किया जाता है, उसको घुमाया जाता है और उसकी आरपीएम सेट की जाती है ताकि वो डायनमो उस आरपीएम पे सेट होकर बैटरी को चार्ज करे और गाड़ी की क्या है जो इलेक्ट्रिक पावर है उसे जनरेट करे। जब कई बार देखा होगा आपने, जैसे रेस देते हो तो गाड़ी की लाइट एकदम से क्या हो जाती है आपकी, वो गाड़ी के एक्सीएल को छोड़कर आजकल क्या है इंजन के सापट के साथ यूज किया जाता है, इंजन रोटेटर यूज किया जाता है। आप देखते हो बेल्ट लगी होती है, बेल्ट से क्या उसको रोटेट किया जाता है। तो फैन बेल्ट होती है, डायनमो कनेक्शन देकर उससे क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है, ताकि एक्सल की प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। अब वो इंजन के एक्सियल पॉइंट पे फैन बेल्ट के साथ क्या है काम करता है। अब ये नई टेक्नोलॉजी है, तो इसमें क्या करता है कि जैसे जैसे आप गाड़ी का इंजन तेज रेस में चलाते हो तो एकदम से लाइट क्या होती है, पूरी ग्लो देती है, और जैसे क्या है रेस कम करते हो और एकदम से बंद होने वाली होती है तो एकदम से क्या लाइट भी क्या होती है, बिल्कुल डिम हो जाती है, और एकदम से क्या होती है, गाड़ी की बत्ती बंद हो जाती है। तो ये सिस्टम किसके साथ जुड़ा होता है, आपका डायनमो। ऐसा ही आजकल बाइक में होता है। बाइक में क्या है, लाइट अच्छे से काम कब करेगी, डायनमो अच्छा प्रॉपर काम करेगा। अब डायनमो काम नहीं कर रहा, डायनमो किस सिद्धांत पे काम करता है, चुंबकीय प्रेरण पर। चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया किसने था, माइकल फैराडे ने। ठीक है, यानी जो विद्युत पैदा करने का सिद्धांत है वो डायनमो में जो लगता है वो कौन सा सिद्धांत आपका, वो है आपके पास इंडक्शन का। ठीक है, तो यानी वैद्युत प्रेरण का, मैग्नेटिक इंडक्शन का है। अब इसमें क्या कहता है कि कम्यूटेटर साफ कर दें। हाँ, कम्यूटेटर साफ कर दें, यानी आपके पास कम्यूटेटर को अच्छे से साफ किया जाए, फैन बेल्ट और डायनमो कनेक्शन बढ़िया किए जाए, दे दें हम, और कार्बन ब्रश को क्या कर दें, दबा दें। ये सारे काम करने हैं हमें जब हम डायनमो को किस पोजीशन में लाना चाहते हैं, चार्जिंग वाले। तो यानी हमारे काम क्या हुए, उपयुक्त सभी कार्य। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ड्राइविंग सीट के सामने वाली पारदर्शी कांच को क्या कहा जाता है। अब देखिए कि जो गाड़ी में सामने वाला ग्लास होता है, विंडो ग्लास होते हैं और बैक ग्लास होता है, इन सब की बात अलग अलग है। तो यानी आपके पास जो ग्लास सामने का है, फ्रंट का है, वो किससे बना होता है और उसे कहा किया जाता है, तो वो होता है आपके पास विंडशील्ड ग्लास। ये तो ये आपको बता देते हैं, ऑनर नहीं होता, विंटर नहीं होता। तो जो सामने की आगे देखने के लिए आर पार देखते हो उसके लिए जो ग्लास लगा होता है, पारदर्शी जो कांच है ड्राइविंग सीट के बिल्कुल सामने फ्रंट में, वो कौन सा होता है, विंडशील्ड ग्लास। अब बात यह है कि विंडशील्ड ग्लास होता क्या है। विंडशील्ड ग्लास एक ट्रीटेड ग्लास है, ट्रीटेड ग्लास है ये। ट्रीटेड ग्लास का मतलब है लैमिनेटेड ग्लास। कैसा ग्लास है ये, आपके पास लैमिनेटेड ग्लास होता है। तो लैमिनेटेड ग्लास जो है, कांच जो है, आपके पास किससे बना होता है, तो ये लैमिनेटेड ग्लास आपका पीवीबी से, यानी इसमें दो परत कांच की होती है, दो परत कांच की, और बीच में परत प्लास्टिक की होती है, बीच की परत प्लास्टिक की होती है। कभी आपने देखा होगा कि गाड़ी कोई एक्सीडेंट होती है और सामने का जो कांच है वो गिर जाता है और वो टूट जाता है, तो उसमें एक बीच में पतली प्लास्टिक की पत्ती सी आपको नजर आती है, पूरी तरह से उस कांच के टुकड़े नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि उनके बीच एक थ्रस्टिंग पॉइंट लगा होता है जो उसे टूटने से बचाता है, और वो क्या होती है, विनाइल प्लास्टिक होता है, विनाइल की परत होती है। तो बीच में जो प्लास्टिक की परत होती है ये किसकी हो सकती है, विनाइल की परत। यानी इसे क्या कह सकते हो, विनाइल की परत भी कह सकते हो। और क्या हो सकती है, यानी आपके पास थर्मोप्लास्टिक यूरेथेन हो सकती है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है बताएंगे आपको,
यानी और क्या क्या हो सकता है, आप जो इसमें प्लास्टिक इस्तेमाल करते हो, सामने वाली जो विंड सील्ड ग्लास होता है उसमें जो ट्रीटेड ग्लास होता है, लेमिनेटेड ग्लास होता है, उसमें दो परत कांच की होती है। जैसे एक ये कांच की परत है और एक नीचे कांच की परत है, और इसके बीच में क्या लगा होता है, मटेरियल। ये जो मटेरियल होता है ये प्लास्टिक है। और ये क्या क्या हो सकता है, नंबर एक पीवीबी यानी पॉलीविनाइल ब्यूटाइरल, यानी पीवीबी का पूरा नाम क्या है, पॉलीविनाइल ब्यूटाइरल, यानी इसको कहते हैं पॉलीविनाइल ब्यूटाइरल। तो पॉलीविनाइल जो ब्यूटाइरल है ये बहुत फेमस है, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। दूसरा और क्या हो सकता है कि आपकी गाड़ी धूप में खड़ी है, गर्म हो रही है, तो गर्मी से उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, तापमान का उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। ये ऐसे तो अगर तापमान से प्रभाव पड़ने वाला होता तो गल्फ कंट्रीज में सारी गाड़ियां तबाह हो जाती, खराब हो जाती। जैसे दुबई जाते हो आप, और सऊदी अरब जाते हो, कुवैत जाते हो, यूएई पूरा है जिसमें 7 खेमे हैं, दुबई उसी का एक खेमा है, शारजाह है, ठीक है। तो वहां पर इतनी गर्मी है कि गर्मियों के मौसम में, अब जैसे बात करें टेम्परेचर बहुत हाई है, 50 डिग्री से क्रॉसिंग भी हो जाती है। दिन के समय क्या रोड यूं लगती है कि जैसे पिघलने वाली हो। तो उन जगहों पर क्या है, सामने के जो फ्रंट ग्लास हैं वो खत्म हो जाते। तो इसको बचाने के लिए क्या यूज किया जाता है, आपके पास टीपीयू यूज किया जाता है। टीपीयू क्या होता है, टीपीयू एक प्लास्टिक है जिसे हम कहते हैं थर्मोप्लास्टिक यूरेथेन, यानी थर्मोप्लास्टिक, इसका जो पूरा नाम है वो क्या होता है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक यूरेथेन। तो थर्मोप्लास्टिक जो यूरेथेन है इसका इस्तेमाल किया जाता है। थर्मोप्लास्टिक यूरेथेन आपके पास उपयुक्त होने वाला जिस पर इस तापमान का कोई प्रभाव ना हो, और तापमान का प्रभाव हो वो वापिस सेट हो जाता है। तो इसलिए थर्मो का मतलब होता है, थर्मोप्लास्टिक कैसे प्लास्टिक होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय का मतलब है जिनका अगर हम गर्म भी कर दें, साड़ भी दें, तो दोबारा से प्लास्टिक तैयार किया जा सकता है। तो पॉलीविनाइल भी तो वही होता है कि एक बार आपने पीवीसी पाइपें होगी आपके घरों में जो हम यूज करते हैं इन और आउटलेट के लिए, पानी के लिए, या क्या हम सीवरेज प्लांट के लिए, और जो क्या है नहाने का है, बाथरूम है, जैसे टॉयलेट सेक्शन है, ठीक है। तो उन जगहों पर आपने देखा होगा जो पीवीसी की पाइप होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड की जो पाइप होती है, वो कैसा प्लास्टिक है, वो थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक का मतलब कबाड़िया ले जाता है टूटने के बाद, हाथों हाथ खरीद लेता है आदमी। ऐसा क्यों करता है वो, क्योंकि वो चीज आपकी उत्क्रमणीय है, रिवर्सिबल है, तो इसलिए उसका यूज किया जा सकता है। और उसके अलावा क्या हो सकती है, सीआईपी रेजिन बोलते हैं, और इसमें क्या यूज हो सकता है, सीआईपी रेजिन। सीआईपी रेजिन की फुल फॉर्म क्या होती है, कास्ट इन प्लेस रेजिन होता है। सीआईपी का मतलब होता है कास्ट इन रेजिन, यानी कास्ट इन प्लेस रेजिन। तो कास्ट इन प्लेस, तो कास्ट इन प्लेस रेजिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और क्या हो सकता है, इथाइलिन विनाइल एसीटेट, यानी एक चीज और होती है उसे कहते हैं हम ईवीए। ईवीए क्या है, इसका पूरा नाम क्या होता है, इथाइलिन। ई का मतलब इथाइलिन, वी का मतलब विनाइल, ए का मतलब एसीटेट, यानी आपके पास इथाइलिन, इथाइलिन विनाइल एसीटेट। तो इथाइलिन विनाइल जो एसीटेट है इसका भी हम उपयोग करते हैं इन दो कांच की पट्टियों के बीच लगाने के लिए। एक ग्लास होता है आपके पास विंडो ग्लास, और बैक ग्लास वो कौन सा होता है, वो आपका टेम्पर्ड ग्लास होता है। अगर आपसे पूछे कि गाड़ियों की विंडो के लिए, अगर आपसे क्या पूछा जाता है कि गाड़ियों की विंडो के लिए, या क्या कहा जाए आपसे, विंडो के अलावा बैक, बैक जो सीट होती है उसके पीछे का जो रियर ग्लास होता है वो कौन सा होता है, तो बैक ग्लास। और दूसरा आपसे पूछे बैक ग्लास, बैक विंडो ग्लास भी बोल सकते हो इसे, बैक विंडो ग्लास। और बाकी जो खिड़कियां हैं वो सारे के सारे क्या हैं, विंडो ग्लास। तो ये जो आपके पास बैक विंडो ग्लास या बैक ग्लास जो है ये कौन सा होता है, ये टेम्पर्ड ग्लास यूज होता है। कौन सा होता है, टेम्पर्ड। यानी आपके पास ये वाला जो ग्लास होता है ये कौन सा होता है, टेम्पर्ड ग्लास। टेम्पर्ड ग्लास में क्षमता होती है कि वो टूट फूट से बचाता है। क्षमता इसमें भी होती है, उसमें भी यही क्षमता होती है। टेम्पर्ड ग्लास रेजिस्ट होता है किसके, टूटने के, यानी टूटने की क्षमता क्या है, कम होती है, टूटने को रोकता कम है, यानी टूटने के प्रति प्रतिरोधी क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो ये थी प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ ग्लास की। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की प्यारे बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जब कोई ट्रैफिक पुलिस अपने दाएं हाथ को नीचे करे, ये रहा जी दायां हाथ, इसको नीचे करे, फिर क्या कहता है, दाएं हाथ को नीचे रखकर बाएं हाथ को अपने कंधे के बराबर फैलाता है, यूं इस तरीके से रखकर यूं खड़ा होता है, तो इसका मतलब है कि वो किसको प्रयोग कर रहा है, कि पीछे के यातायात को रोकने के लिए, कि वो सामने के यातायात को नहीं कहता, वो किसको कहता है, पीछे के यातायात को रोकने के लिए संकेत दे रहा है। आप जब कभी जाते हो तो आप देखना वो यातायात संकेत में इस्तेमाल क्या करता है, कि जब रोकता है तो ये हाथ यूं कर लेता है और दूसरे वाले को कहता है आ जा, यानी वो पीछे वाले को रोक रहा है कि पीछे वाला आगे ना आए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई भी पुलिसमैन है, ट्रैफिक पुलिस वाला है, वो अपने दाएं हाथ को नीचे रखकर बाएं हाथ को कंधे के बराबर फैलाता है, तो वो क्या संकेत दे रहा है, कि पीछे की यातायात रुक जाती है। तो ऐसा करने से यातायात क्या होती है, रुक जाती है। सामने की यातायात रुक जाती है, बाएं और की यातायात क्या है, रुक जाती है, या इनमें से सभी नहीं, सिर्फ क्या है, पीछे की यातायात रुक जाती है। ठीक है, आगे। अब कुछ सड़कों पर लगी केवल लाल लाइट का क्या तात्पर्य है। अब ये कहना चाहता है कि कुछ सड़कों पर केवल ही लाल लाइट, इसका मतलब वहां सब कुछ प्रोहिबिटेड है। सब कुछ प्रोहिबिटेड का मतलब है कि आगे जाने की सड़क भी नहीं है, कि गाड़ी ले जाने के लिए सड़क खुद ही नहीं है, यानी आगे सड़क नहीं है। अधिक भीड़ भाड़ की जगह यातायात पूर्णतः प्रतिबंधित है, यानी भीड़ बहुत ज्यादा है। आगे क्या है, हो सकता है कोई एक्सीडेंटल जोन है, या क्या है कि आपके पास इतनी ज्यादा भीड़ है कि आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते, यानी वहां पे सिर्फ पेडेस्टेरियन लोग ही होंगे। तो यानी वो क्या है, बहुत यातायात वाली जगह नहीं है, तो भीड़ भाड़ की जगह है, वहां पे पूर्णतः प्रतिबंध हो, या सड़क पर आगे कोई काम चल रहा हो, यानी मैन एट वर्क ऑन द रोड, यानी सड़क पे कोई काम चल रहा होगा। तो इसलिए क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सारे के सारे संकेत दर्शाए जाते हैं, सारी बातें बताई जाती है कि सड़क पर केवल और केवल कौन सी लाइट, आपकी रेड लाइट। तो रेड लाइट इंडिकेट क्या करती है, कि आपके पास आगे गाड़ी ले जाने के लिए सड़क भी नहीं है, भीड़ भाड़ होने की वजह से यातायात पूरी तरह से क्या है, बंद है, प्रोहिबिटेड है, और हो सकता है कि मैन एट वर्क ऑन द रोड हो, यानी सड़क पर कोई काम चल रहा हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे आइए। अब बात करते हैं कि बसों के टायरों में हवा कितनी होनी चाहिए। कि बसों के टायरों में हवा से हमें क्या मतलब है भाई, मतलब है कि हो सकता है कि आप बस में सवारी कर रहे हो, तो हो सकता है कि हवा ज्यादा हो तो बस कूदती हुई चलेगी, हो सकता है उस कूदने की वजह से एक्सीडेंट का जोन बढ़ जाए। अगर हवा कम है तो टायर हो सकता है पंचर हो जाए और एकदम से क्या है, टायर की सारी हवा निकल जाएगी, तो हो सकता है कि वो भी एक एक्सीडेंटल जोन बन सकता है। तो इसीलिए क्या एक परफेक्शन रखी जाती है कि छोटे मोटे कांटे सांटे हैं, कील व्हील हैं, ये तेज हवा हो तो यानी उनमें रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या होती है, ज्यादा तोड़ने की, और हवा अगर कम हो तो कील वगैरह हैं, इनको रोकने की रेजिस्टिविटी क्या होती है, टायर में कम हो जाती है, वरना क्या होती है, ज्यादा। तो अब जो हवा होती है वो लगभग 45 से कितनी रखी जाती है, 75 पाउंड। ठीक है, तो आपके पास पाउंड जो है एक प्रॉपर्टी है, किसके चलते, आपके पास प्रेशराइज के चलते, यानी जो पाउंड कंडीशन है ये आपकी हवा कंप्रेस्ड एयर होती है, और कंप्रेस्ड एयर पाउंड सेक्शन में भरी जाती है, और पाउंड का क्राइटेरिया किससे रिलेट करवाएगा आगे चलकर, कि प्रेशर थ्रस्ट कितना होता है उस मास का। वैसे पाउंड एक क्वांटिटी ऑफ मास होती है, पाउंड अगर पूछा जाए तो कैसी क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ मास है, ये द्रव्यमान है, और द्रव्यमान जो हमारा होता है वो पाउंड इकाई होती है आपकी ब्रिटिश यूनिट। ब्रिटिश यूनिट का मतलब है यूरोपियन इकाई होती है, यूरोपियन इकाई से अंतर में पाउंड में क्या लिया जाता है, द्रव्यमान लिया जाता है, और एक जो पाउंड है वो लगभग कितना है, 475 ग्राम के करीब होता है। ठीक है, आगे। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो वाहन चलाते समय हमें निम्नलिखित में से किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, रोड सिग्नल पर ध्यान देना चाहिए, रोड साइन पर ध्यान देना चाहिए, रोड सेंस पर ध्यान देना चाहिए, या उपरोक्त सभी। अब रोड सिग्नल देखोगे तो आगे हो सकता है साइडवे सिग्नल हो, जो आपके चिन्ह लगे होते हैं या संकेत लगे होते हैं, सिंबल लगे होते हैं। रोड साइन हो गई, सिग्नल जैसे क्या है, ट्रैफिक सिग्नल आगे, ठीक है, रेड लाइट है। रोड सेंस का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, कि जैसे रोड सेंस का मतलब रोड से संबंधित है, कि जैसे पट्टियां लगी होती है व्हाइट बिना टूटी हुई, इसका अर्थ क्या है, और पट्टियां बीच में से टूटी हो
उसका अर्थ क्या है, या तो सफेद होगी या पीली। अगर वो पट्टियां पूरी तरह से संलग्न है, बीच में से टूटी हुई नहीं है, निरंतर है, तो इसका मतलब है आप उसे पार नहीं कर सकते। और अगर बीच में से टूटी हुई है तो आप उसे पार कर सकते हैं दाएं से बाएं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि हाईवे हिप्नोसिस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टैग है ये क्वेश्चन कि हाईवे हिप्नोसिस क्या चीज होती है। तो हाईवे हिप्नोसिस एक तरह से, हाईवे हिप्नोसिस, हाईवे हिप्नोसिस, हाईवे हिप्नोसिस क्या चीज होती है। एक हिप्नोसिस की तरह ही हमारे ब्लड से रिलेट दो फिनोमेना होते हैं कि हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ये भी याद रखो। हिप्नोसिस होती है, एक होता है हाइपरटेंशन, एक होती है हाइपरटेंशन और एक होती है हाइपोटेंशन। तो हाइपोटेंशन क्या चीज होती है ये भी बताएंगे, हाइपरटेंशन क्या होती है ये भी बताएंगे, और हाईवे हिप्नोसिस क्या होती है। हाईवे जो हिप्नोसिस होता है यह एक तरह का राजमार्ग पर चलते हुए क्या होता है, सम्मोहन, यानी प्रेम हो जाए, एक तरह से उसमें खो जाए, यानी किसी चीज में आप खो जाओ, गाड़ी चला रहे हो पर आप गाड़ी में नहीं हो, आप कहीं और खोए हो, ठीक है। तो ये क्या होती है, हाईवे हिप्नोसिस। ये कब हो सकती है, जब आप एक लॉन्ग ड्राइव कर रहे हो, आप बाहर अच्छी अच्छी चीजें देखते हो, सम्मोहित हो रहे हो, यानी अट्रैक्टिव नेचर है, ठीक है, या आपको नींद आ रही है, बार बार आप पलक झपक रहे हो, या आप थकान महसूस कर रहे हो, ठीक है, या आपके पास क्या है जो विजिबिलिटी फॉगिंग है, यानी मेंटल फॉगिंग हो सकती है, विजिबिलिटी फॉगिंग हो सकती है। इस तरह के कॉज बनते हैं किसवे, हाईवे हिप्नोसिस। हाईवे जो हिप्नोसिस है किस किस कारण हो सकता है, जैसे मैंने बताया कि पूरी तरह से नींद का ना आना, सो ना पाना ड्राइवर के द्वारा, लॉन्ग ड्राइविंग करना, पलक बार बार झपकना, और किसी कारणवश साइडों को देखकर सम्मोहित होना, ठीक है, ध्यान भटकना, मेंटल फॉगिनेस हो जाना, ये कई तरह के कारक होते हैं किसमें, हाईवे हिप्नोसिस में। लिख देता हूं, नंबर 1, ये कब होता है कि लंबी दूरी की यात्रा में, लंबी दूरी की यात्रा से संबंधित है ये, कि जब कोई ड्राइवर ड्राइविंग करता है और लंबी दूरी की यात्रा करता है उस दौरान ये होना स्वाभाविक है। नंबर 2, लंबी दूरी की यात्रा में है, सड़कों के अक्षेत्र में, सड़कों के अक्षेत्र में सम्मोहन, अक्षेत्र में एक तरह से आकर्षण, सम्मोहित होना, आकर्षित होना, आकर्षण बनना। नंबर 3, ध्यान भटकना, इससे क्या होता है, ध्यान भटक जाता है, ध्यान भटकना। और क्या हो सकता है, पलकों का बार बार झपकना, कि पलकों का बार बार झपकना, कि जो पलक है वो बार बार क्या होती है, झपकती है। तो पलकों का क्या है, बार बार झपकना हो सकता है। नींद ना आना, ड्राइवर क्या है कई दिनों से सोया ना हो, तो नींद, सो ना पाना, यानी कई दिनों से सो ना पाना, यानी सो ना पाना, यानी लैकनिंग ऑफ स्लीप बोलते हैं इसे, यानी सो ना पाना, इसे बोलते हैं लैकनिंग ऑफ स्लीप, ठीक है। उसके अलावा क्या है हमारे पास, सिर चकराना, उसके अलावा और क्या हो सकता है, सिर का चकराना। नंबर 6, सिर चकराना। और क्या हो सकता है, नंबर 7, मेंटल फॉगिंग, यानी मेंटल फॉगिनेस। तो मेंटल फॉगिनेस हो सकता है, मेंटल फॉगिनेस की वजह से भी आपके पास क्या हो सकती है, हाईवे हिप्नोसिस हो सकती है, ठीक है। और भी बहुत सारे कारक बन सकते हैं, ठीक है, जो इस तरीके के आते हैं, लेकिन मेन इतनी ही चीजें होती है जो हमें बताती है ध्यान ना दे पाना, पूरी तरह से क्या है, सिग्नल को समझने में देरी, यानी समझने में देरी जो होती है। नंबर 8 आप याद रख सकते हो, समझने में देरी, यानी आप किसी चीज को समझना चाहते हो और उसके समझने में क्या हो रही है, आपको देरी हो रही है। क्यों, क्योंकि आप एक लंबी यात्रा कर रहे हो और थके हुए हो, तो आपको क्या होगी, हाईवे हिप्नोसिस। और हाईवे हिप्नोसिस से लंबी दूरी की यात्रा में ज्यादातर क्या होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। तो लंबी दूरी की यात्रा में जो एक्सीडेंट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, वो होते हैं आपके पास हाईवे हिप्नोसिस। तो हाईवे हिप्नोसिस एक तरह से राजमार्ग पर चलते ऊँघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजमार्ग पर
चलते समय ऊँघना, यानी ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, यानी आपको उबासी आती है, बार बार आप क्या है उबासी लेते हो, ठीक है, या आपको क्या नींद आ रही है, या आप कई दिनों से सो नहीं पाए, या आपका सिर चकरा रहा है, या आपको उस रोड के संकेत देखने में समझने में देरी हो रही है, या आप उसके क्षेत्र में आकर्षित हो रहे हो, या आपका ध्यान भटक रहा है, या आप पलकों को बार बार झपका रहे हो, तो और या आप मेंटल फॉगिनेस के शिकार हो, तो ये इस तरह के कारक हो सकते हैं हाईवे हिप्नोसिस में। अब आप इसको दूर कैसे करें? तो दूर कर सकते हो आप एनर्जी ड्रिंक लेकर, चाय वाय पीकर, ठीक है, मुंह माथ धोकर छींटे मारो, आंख में छींटे पानी के मार के अच्छे से आंख को ठंडा करो, या आप क्या है चाय पियो, या आप कॉफी पियो, कोल्ड ड्रिंक्स पियो, या आप स्नैक्स खाएं, चलती गाड़ी में भी आप क्या है रुक रुक कर स्नैक्स खाएं। और तभी कहा जाता है ड्राइवर के साथ वाली सीट पर कोई भी बैठा होता है उसे जागने की हिदायत दी जाती है, सोने की हिदायत कभी नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि उसे कहा जाता है कि भाई साहब आपको जागते रहना है, आप गाड़ी में हमारे साथ चल रहे हो तो आपको ड्राइवर वाली सीट पर जब आप साथ में बैठे हो कंडक्टर वाली सीट पर तो आप सो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप जब सोओगे तो ड्राइवर को भी क्या होगा, हाईवे हिप्नोसिस होगा और हम क्या हो सकते हैं, दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए राजमार्ग पर चलते समय ऊँघना जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाईवे हिप्नोसिस कहते हैं। और मैंने दो शब्द लिखे थे, एक लिखा था मैंने हाइपरटेंशन, कि हाइपरटेंशन, और एक लिखा था मैंने हाइपोटेंशन। ये दो शब्द होते हैं, ये रक्त के विकार होते हैं, ठीक है। ऐसे आ सकता है कि हाईवे हिप्नोसिस यानी जैसे कहे कि लंबी दूरी की यात्रा करते समय राजमार्ग पर ऊँघना क्या कहलाता है, तो वो ऑप्शन देगा हाईवे हिप्नोसिस कहलाता है, हाइपरटेंशन कहलाता है, हाइपोटेंशन कहलाता है, हाइपर पैरालिसिस कहलाता है। तो यानी आपके पास ये क्या चीज है, हिप्नोसिस है, यानी हाईवे वर्ड काट देगा, सिंपल हिप्नोसिस दे देगा। तो हाइपरटेंशन क्या चीज होती है, रक्तचाप का बढ़ना। ये जो चीज होती है ये रक्तचाप का क्या होता है, बढ़ना, यानी हाई ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना। और हाइपोटेंशन का मतलब होता है रक्तचाप का घटना। तो रक्तचाप का घटना ये जो चीज होती है ये आपके पास दो रक्त के विकार होते हैं, इनसे हमें इस चीज को जोड़ना है, इसलिए मैंने ये दोनों टैग आपको दे दिए हैं, ताकि अगर ऐसे शब्द लिखे हो हाइपरटेंशन और टेंशन वर्ड जहां है वो आपका हिप्नोसिस में नहीं है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब बात आए हमारे पास कि जेब्रा क्रॉसिंग निम्नलिखित में से किसके लिए होती है, कि जब आप बत्तियों के पास पहुंचने वाले होते हो या कहीं भी क्रॉस है वहां पे आपको क्या मिली होती है, इस प्रकार से सफेद, और क्या मिली होती है, ब्लैक। फिर क्या होती है, सफेद, अल्टरनेट क्या होती है, ब्लैक, और व्हाइट क्या बनी होती है, डिवाइडिंग बनी होती है। इस प्रकार से ये होती है आपकी जेब्रा क्रॉसिंग। ये जेब्रा क्रॉसिंग किसके लिए बनी होती है, जो पैदल चलने वाले यात्री होते हैं। तो इसलिए जो पेडेस्टेरियन होते हैं उनके लिए बनी होती है कौन सी क्रॉसिंग, आपकी जेब्रा क्रॉसिंग। वाहनों के लिए नहीं होती, पशुओं के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, जो खुले सांड घूमते हैं उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाकर आपकी गाड़ी को इंजर करवाने के पक्ष में ही रहेंगे। हो सकता है वो एक्सीडेंट प्रोबेबल को बढ़ा दें, यानी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने का काम करेंगे, घटा नहीं सकते। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना किस एक्ट के अंतर्गत अपराध माना जाता है, कि भाई साहब आप गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी चला रहे हो तो बिना लाइसेंस के भी चला रहे हो, तो ये किस एक्ट के अधीन आता है, ये आपका 3181 के अधीन आता है। कि जो 3181 जो आपका धारा है उसके अंतर्गत माना जाता है कि आप अगर गाड़ी बिना लाइसेंस के चलाएंगे तो आपको पनिशमेंट और क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है, और उसके अलावा आपको जुर्माना भी लगाया जा सकता है। वाहन चलाते समय अन्य दूसरे वाहनों की गति कम करने का संकेत किस प्रकार दिया जाता है, यानी वाहन चलाते समय अन्य दूसरे वाहनों को गति, यानी आप वाहन चला रहे हो, पीछे वाले वाहन को आप कहना चाहते हो कि भाई साहब आप गाड़ी स्लो कर लीजिए क्योंकि मुझे इस साइड मुड़ना है या मैं ओवरटेकिंग कर रहा हूं, ठीक है। इंडिकेटर भी दिए जाते हैं, लेकिन इंडिकेटर को लोग कम देखते हैं, हाथ को ज्यादा देखते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान है हमारा, ठीक है। तो अब वो कहता है कि वो किस प्रकार से संकेत देगा कि पीछे वाली गाड़ी आपकी स्पीड क्या कर ले कम, तो हाथ बाहर निकालेगा और क्या करेगा, यूं झोल देगा। तो यानी दायां हाथ निकाला है, दायां हाथ, ड्राइवर हमेशा दायां हाथ निकालकर बायां निकालेगा, इतना लंबा हाथ कहाँ है कि जो दूसरी खिड़की से पार कर लेगा। बाइक पे तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन गाड़ी में नहीं चलता, ठीक है। तो अब वो क्या करता है, स्पीड को कम करने के लिए दायां हाथ बाहर निकालकर हथेली नीचे की तरफ यानी यूं करता है,
हथेली नीचे की तरफ रखता है, ऐसे करके क्या है मारता है हथेली को नीचे और क्या कहता है कि भाई साहब आप गाड़ी स्लो कर लीजिए, या तो मुझे मुड़ना है और या मुझे ओवरटेकिंग करनी है। ठीक है, तो इसलिए वो दायां हाथ बाहर निकालकर हथेली नीचे की तरफ करके ऊपर नीचे करके पीछे वाले साधन की स्पीड क्या करेगा, कम करेगा, पीछे वाले साधन की गति क्या करेगा, कम करेगा। डिपर का उपयोग नहीं होगा यहां पे जब वो हाथ के संकेत की बात करता है। ठीक है, गाड़ी का संकेत इस्तेमाल नहीं होगा। अब बात आती है सड़क के मध्य में बिना टूटी सफेद पट्टी का क्या तात्पर्य है। अभी बताया था कि अगर दोनों किनारों पर बिना टूटी हुई पट्टी रेखित है तो इसका मतलब आप गाड़ी वहां से क्रॉस नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते उधर। ठीक है, जैसे गांव की सड़कें होती है, सिर्फ एक बीच में पट्टी लगी होती है, सफेद पट्टी लगी होती है, और वो भी कट वाली होती है, अल्टरनेट होती है, और साइडों में कोई पट्टी नहीं होती। गांव में जो क्या है लोकल सड़कें होती है। इसका मतलब क्या है, जैसे क्या एक गांव से दूसरे गांव में जाओगे तो बीच में कच्चा रास्ता भी हो सकता है, भाई मोड़नी पड़ सकती है गाड़ी। ठीक है, बाइक मोड़ना पड़ सकता है, बीच में नाले खनाले बहुत होते हैं, कहीं से ट्रक घुसा दो, कहीं से ट्रैक्टर ले जाओ, कहीं से कुछ भी ले जाओ। ठीक है, क्योंकि कंपाइन वाले होते हैं जो लोकल सड़कों पे चलते हैं तो सीधा कहीं भी उतार देते हैं, लेकिन जो राजमार्ग होते हैं वहां पे उतारने की हिदायत नहीं होगी। या दोनों साइड सफेद पट्टियां लगी होती है, या तो रोड क्या स्टीप है यानी तिरछा है यूं और ऊंचाई पे बना हुआ है, तो आप नीचे गाड़ी नहीं उतार सकते एकदम से। या क्या है दोनों साइड ऐसी जगह ही नहीं है कि जहां आप गाड़ी रोक सकते हो, या कोई ऐसा स्थान है जो आपके रुकने के लायक हो। ठीक है, तो इस तरीके की स्थिति में साइड वाली पट्टियों पे कहीं कट नहीं होंगे, निरंतर पट्टियां मौजूद होगी, सफाई होगी। और जो कट होंगे, अब ये कहता है सड़क के मध्य बिना टूटी सफेद पट्टी, टूटी हो तो लेके जा सकते हो आप, यूं जैसे सिंबल बने होते हैं ऐसे। ये क्या है आपके पास बीच के सिंबल है, ये सिंबल बताते हैं कि आप मोड़ सकते हो, जा सकते हो, इन्हें पार कर सकते हो। लेकिन अगर इस तरीके की एक बिल्कुल सीधी पट्टी है बिना टूटी हुई है तो ये आपको इधर उधर जाने की आज्ञा नहीं देती कि आप इसे किसी भी हद में पार नहीं कर सकते। यानी सड़क को दो भागों में बांटती है और इसे पार नहीं किया जा सकता, यानी नहीं किया जाना चाहिए कि जो सड़क को दो भागों में बांटती है और इसे पार नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा बना प्यारे बच्चों, ऑप्शन बना आपका सी। सड़क की मरम्मत का कार्य जारी है, ये बिल्कुल नहीं करता। सड़क दो भाग में बांटती है, इसे पार किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। सड़क को दो बराबर भागों में बांटती है और इसे पार नहीं किया जाना चाहिए, नॉट टू अलाउड टू क्रॉस द रोड विद दैट वाइट कंटिन्यूअस लाइन, यानी जो वाइट कंटिन्यूअस लाइन है आप उसे क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात आती है कि वाहन की गति सीमा क्या होनी चाहिए, कि वाहन की जो गति सीमा है वो क्या होनी चाहिए। या तो आपकी स्पीड एकदम से फुल होनी चाहिए, दुगाटी बना दो आप गाड़ी को, ठीक है, मर्सिडीज है या कोई रेसर गाड़ी है, लैम्बोर्गिनी है, ठीक है, वो बना दो, बहुत तेज चला रहे हो। या अत्यधिक कम, काम नहीं है ये कम है। उपरोक्त दोनों बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कम भी नहीं रखना चाहते और बिल्कुल ज्यादा भी नहीं रखना चाहते। हम चलेंगे यातायात और बाहर के मौसम को देख कि यातायात कैसा है और बाहर की मौसम की स्थिति कैसी है, उसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, गाड़ी को रन करेंगे। तो तभी कहा जाता है कि वाहन की गति सीमा क्या होनी चाहिए। तो वाहन की जो गति सीमा होगी वो ये होगी कि यातायात एवं मौसम की स्थिति के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक एंड क्लाइमेट, यानी जो मौसम क्लाइमेट कैसा है और ट्रैफिक सेक्शन कैसा है, उस जोन के हिसाब से हम वाहन की क्या है गति सीमा को निर्धारित करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ड्राइविंग के लर्निंग लाइसेंस हेतु आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो ड्राइविंग जो लाइसेंस लेना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि उसके लिए जो हमें एज रखी जाती है वो कितनी रखी जाती है, 18 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात आती है यातायात संकेतों में हरी बत्ती कहां होती है। यह हमने पहले ही बताया था प्यारे बच्चों कि जो तीनों लाइट्स हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, वो आपके पास अल्टरनेट फॉर्म में हमने लिखे थे कि ऊपर रेड, बीच में ऑरेंज या येलो, लास्ट में क्या होती है आपके पास सबसे नीचे हरी बत्ती होती है, ग्रीन लाइट होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब बात आती है कि यदि ट्रैफिक लाइट हरी है और कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी आपको रोकने का संकेत दे रहा है तो उस समय आपको क्या करना चाहिए। मतलब आपके पास ट्रैफिक सिग्नल हो चुका है, आप जाओ, लेकिन उसके बाद भी क्या है, पुलिस वाले भाई साहब आपको फटाक से क्या है, ये लेफ्ट हैंड या तो यूं करके और या यूं करके रोकने को कहते हैं। तो अब आप
को रोकने को कहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप ट्रैफिक सिग्नल का पालन करेंगे, ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी के संकेतों का पालन करेंगे, पहले ट्रैफिक सिग्नल का पालन तथा बाद में ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी के संकेत का पालन करेंगे, या ट्रैफिक पुलिस के संकेत को नजरअंदाज कर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप आगे नहीं जा सकते। पहली बात तो कट गई। पहले ट्रैफिक सिग्नल का पालन करेंगे, नहीं भाई साहब, बाद में ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी का। तो ऐसे करेंगे तो हम तो गड़बड़ में हैं, क्योंकि वो रोकना चाहता था, हमें रुकना चाहिए। रुकना चाहिए का मतलब है कि हमें ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी के संकेत का अच्छे से सम्मान पूर्वक पालन करना चाहिए। गिव द रिस्पेक्ट टू एंड फॉलो द ऑर्डर ऑफ अ ट्रैफिक पुलिसमैन। ठीक है, तो हमें पूरे रिस्पेक्ट से फॉलो करना चाहिए उसके ऑर्डर को, और उसे क्या सम्मान भी देना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी है। वाहन चलाते समय सड़क के किस साइड रहनी चाहिए? यानी आप गाड़ी चला रहे हो तो सड़क के किस साइड रहना चाहिए आपको, कि आप बाईं ओर रहेंगे या आप दाईं ओर रहेंगे या सड़क के मध्य चलेंगे, कभी बाएं जाएंगे कभी मध्य में आएंगे, मजे लोगे आप, ऐसा नहीं है। तो क्या है, आप मध्य में और दाएं नहीं जा सकते। जब भी जाते हो तो कौन सी साइड जाते हो? लेफ्ट हैंड साइड। यानी कौन सी साइड होती है? सड़क के बाईं ओर। यानी हमेशा क्या है, आप सड़क के किस ओर रहिए। जब भी आप साधन चलाते हो तो सड़क के हमेशा किस डायरेक्शन को फॉलो करोगे, किस साइड को फॉलो करोगे? ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कि सामने की गाड़ी से आगे जाने के लिए किस ओर से ओवरटेक करना चाहिए? मैंने सिग्नल में भी बताया था कि जब हम किसी गाड़ी को ओवरटेक करते हैं तो हम ओवरटेकिंग कैसे करते हैं। मान लीजिए आपके पास ये गाड़ी चल रही है और आप पीछे से आ रहे हो, तो आप कभी भी लेफ्ट में नहीं जा सकते, हमेशा कैसे जाओगे? राइट में। तो ऑलवेज दाईं ओर से। यानी हमेशा किस ओर से आप ओवरटेक करोगे? तो दाईं ओर से ओवरटेक करोगे। दाईं ओर से ओवरटेक करोगे तभी आप सेफ हो, वरना आप एक्सीडेंट जोन में आ सकते हो, हजार्डस हो सकती है। अब बात आती है ट्रैफिक लाइट पर खड़े रहकर इंजन ना बंद करने से क्या होता है। कि मान लीजिए आप ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हो, ट्रैफिक लाइट पर खड़े हो और इंजन चला रखा है। तो इंजन जब चला रखा है तो दो बातें होना निश्चित है। नंबर एक, ईंधन की खपत होती है भैया, होती है। अगर 5 मिनट की ट्रैफिक सिग्नल आए, ऐसा होता तो नहीं है 2 मिनट या 3 मिनट की हो जाए, तो ईंधन तो जा रहा है। साथ में आप लोग क्या कर रहे हो? एयर पॉल्यूशन भी कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? कि आप वायु में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, आप गाड़ी से सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, आप अपनी गाड़ी से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, आप अपनी गाड़ी से कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ रहे हो। तीन तो क्या है, एसिड रेन के लिए फेमस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, मुख्य प्रदूषित गैसें मानी गई है। जो CO2 है, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस भी मानी जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड निर्माण जो अम्लीय वर्षा से नीचे आता है। NO2 किसके लिए मानी जाती है? एक तो रेड हेज के लिए, जो आपके पास गर्मियों के अब दिनों में आसमानी रंग, जो धूप तेज होगी, अच्छा चिलचिलाता तापमान होगा, उस टाइम आसमान में लाल रंग की परत नजर आती है, वो रेड हेज किसके कारण होती है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? मानसिकता विकार पैदा करने वाली गैस होती है। ये चारों की चारों गैस डेंजरस हैं, हमें अच्छे से याद रखना चाहिए। तो ये किसके कारण हो रही है? हमारे कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रनिंग रिपेयर टूल्स लगभग कितने होते हैं? रनिंग रिपेयर टूल का मतलब क्या है? आपको चाबी चाहिए, पाना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर चाहिए, पेचकस चाहिए, प्लास यानी प्लायर चाहिए, ठीक है, जैक चाहिए। तो ये होते क्या है? रनिंग जो टूल्स होते हैं, ये लगभग संख्या में अगर पूछे जाते हैं तो इनकी संख्या कितनी रखी जाती है? लगभग क्या है आपके पास? 20। जैसे रेंच लेना हो, ठीक है, रेंच की भी जरूरत पड़ती है। अब जो चाबी और पाने होते हैं, जैसे क्या है, ये आपके पास है ऐसे, तो ये क्या होते हैं? बीच में से क्या है? यूं है ऐसे। इसको क्या कहोगे? कि ये चाबी है, तो इस चाबी को बोलेंगे क्या हम? रिंग स्पैनर। ठीक, ये क्या होता है? रिंग, ठीक है, और रिंग स्पैनर बोलते हैं इसे। तो चाबी को क्या कहा जाता है? रिंग स्पैनर। एक क्या है, इसी तरीके से यूं EC बनी होती है, ये दोनों साइड क्या होती है? CC बनी होती है। ओ सॉरी, इसे रिंग स्पैनर को चाबी नहीं, हम पाना कहेंगे, सॉरी, इसे हम क्या कहते हैं? पाना, ठीक है। और ये दोनों साइड जो CC बनी होती है, जो इस CC बनी को हम क्या कहते हैं? चाबी होती है ये। चाबी को हम क्या कहते हैं? ओपन स्पैनर।
इसे क्या कहेंगे, ओपन स्पैनर। सेमी ओपन और सेमी क्या हो सकती है आपके पास, क्लोज, दोनों हो सकती है। रिंग स्पैनर और ओपन स्पैनर दोनों एक साथ हो सकते हैं, सेमी बोलते हैं उन्हें, सेमी ओपन स्पैनर। तो यानी एक साइड से वो बंद है, एक साइड से खुला है, ठीक है। तो यानी एक साइड से वो पाना है और एक साइड से वो क्या है, चाबी है, ठीक है। इसी तरीके से क्या है, प्लायर, प्लायर को क्या कहते हैं यहाँ पर, प्लास। तो प्लास जो होता है वो प्लायर है। इसी तरीके से स्क्रू ड्राइवर है जिसे पेचकस कहते हैं, रेंच है, इत्यादि चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। एक नट और बोल्ट की भी बात आती है। नट और बोल्ट में से मेल और फीमेल की भी पहचान होती है, ठीक है। नट और जो बोल्ट होते हैं कि जैसे ये आपके पास और ये जो चीज होती है इस तरीके से, ये जो चीज बनी होती है ये आपके पास क्या है और ये आपके पास क्या है, जो रिंग शेप बनी होती है वो होता है आपके पास बोल्ट, नट, ठीक है। और ये जो है आपके पास नट, ठीक है, और ये क्या आपके पास है, बोल्ट। तो नट और बोल्ट जो है, नट और बोल्ट में क्या होता है कि जो बोल्ट है वो फीमेल है, नट है वो क्या है, मेल है, ठीक है। इस तरीके की बातें टूल्स में आती है, ये हमसे नहीं पूछी जाएगी और ना ही कोई पूछता। हाँ, रनिंग रिपेयर टूल्स आपको याद रखने हैं, चाबी पाने ये क्या होते हैं, रनिंग रिपेयर टूल्स होते हैं, इसलिए कोई क्वेश्चन बनता है हमने बना दिया और आपको दे दिया। तो आज के सेशन में प्यारे बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मजेदार क्वेश्चन के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।